अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। बाज़ दफ़ा मैं सोचता हूँ कि कितनी मुश्किल ड्यूटी है हुकूमती तर्जुमानों की कि उन्हें मिट्टी उठाकर लोगों की आंखों में फेंकना पड़ती है, धूल झोंकना पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है और धड़ल्ले से बोलना पड़ता है। आप देखें, कल जलसा हुआ। कल के जलसे पर आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं पंजाब हुकूमत की तर्जुमान अज़मा बुखारी साहिबा ने। अच्छा, एक तो झूठ ये बोला गया है कि तमाम रास्ते खुले थे जी, रुकावटें हटी हुई थी, बग़ैर रुकावटों के भी लोग जलसा का नहीं पहुँचे। इसमें दो झूठ हैं। एक तो रास्ते खुले नहीं थे, रास्ते रोके हुए थे, बंद थे, रुकावटें थीं। कई किलोमीटर तक लोग पैदल चल चल के पहुँचे हैं। शहर में दाखिली रास्ते बंद थे। अली मीन गंडापुर का मैं रात बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ आपको, वो सब आप देख चुके हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला झूठ तो ये है। और दूसरा झूठ ये है कि जलसा फ्लॉप हो गया, यानी दूसरा झूठ ये है कि लोग नहीं आए। अच्छा, आप जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं ना अज़मा बुखारी साहबा ने, वो बड़े दिलचस्प है। एक तो उन्होंने दावा किया कि कुल 6000 लोग थे। अच्छा, अब इसका ब्रेक डाउन बड़ा मज़ेदार है। वो कहते हैं कि लाहौर से सबसे ज़्यादा लोग आए, उनकी तादाद 1500 से 1600 थी। 1500-1600 लोग लाहौर से आए। फिर वो गुजरांवाला से 65 से 85 लोग आए। फैसलाबाद से 63 से 77 लोग आए। गुजरात से वो कहती हैं जी 65 लोग आए। और गुजरात की मैंने रात आपको वीडियो दिखाई थी कैसरा इलाही की, कि जब वो वहाँ से निकली हुई थी और कैमरा चल रहा है और एक लंबा काफ़िला उनका था, और वो कहती हैं कि वो कहती हैं 65 लोग आए। साहिवाल से वो कहती हैं 26 से 32 लोग आए। 26 से 32 लोग। अब ये कैलकुलेशन कैसे हुई है मुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ अभी कि कैसे इन्होंने की है। मुल्तान से आए हैं 117 से 155 लोग। अच्छा, डीजी खान से आए हैं 100 से 150 लोग। फिर अफराद का भी उन्होंने बताया कि आलिया हमजा 100 से 150 लोग लेकर आई हैं। लतीफ़ खोसा 20 से 25 लोग लेकर आए हैं। शेख इम्तियाज़ 15 से 20 लोग लेकर आए हैं। राय हसन नवाज 60 से 70 लोग लेकर आए हैं। उमर डार के साथ सिर्फ 20 लोग थे। मलिक तैमूर के साथ 5 लोग थे और हलीम आदिल शेख के साथ 60 लोग थे। ये उन्होंने ब्रेकडाउन दिया है। और अब आप देखें, यानी आप जलसे में आने वाले लोगों की आपने क्या एक एक से पूछे, फॉर्म फिल कराएं हैं कि आप किसके साथ आए हैं, कहाँ से आए हैं, आपका कौन सा शहर है। मतलब अक्ल मानती नहीं है इस बात को कि यार ये आदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए कोई बंदा कुछ अक्ल से काम तो ले, कुछ सोचे तो सही। मलिक तैमूर 5 लोग लेकर आए हैं। मतलब वो कैसे कैलकुलेट किया होगा कि एक गाड़ी में बैठे होंगे, 5 लोग उतरे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा अगर कोई बंदा वाकई अगर तो ये फर्जी नहीं है और अगर वाकई कैलकुलेशन की गई है तो फिर ऐसे की गई होगी। एक बंदा खड़ा किया होगा, उसने देखा अच्छा मलिक तैमूर 5 लोगों के साथ उतरा जी, 5 लोगों के साथ उतरा, तो उसने लिख दिया होगा मलिक तैमूर के साथ तो 5 लोग आए हैं। जी ये जो उमर डार है उनके साथ 20 लोग आए हैं, यानी 2 गाड़ियाँ साथ और होंगी तो 20 कैलकुलेट कर लिए होंगे। अगर 10-12 पीछे गाड़ियाँ आ रही होंगी तो वो किसी ने नहीं गिने होंगे। अच्छा, अली मीन गंडापुर का गिनती नहीं है इसमें कि कितने लोग पहुँचे हैं, आप उनको जलसे में शुमारी नहीं कर रहे। अच्छा, फिर जो बाकी लोग इधर उधर से आ रहे थे, यानी आपने 6-8 शहरों के तो दे दिए, तो आपने कुल मिला के 6000 लोग बताए हैं। कैसे कैलकुलेट किए हैं? या तो हर शख्स का एक दाखिली रास्ता होता, वहाँ पे आपने एक बंदा बैठाया होता, फॉर्म फिल कर रहा होता, पूछता नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस और किसके साथ आए हो। या तो ये यानी अगर सर्वे कंपनी कोई सर्वे करती तो वो इस तरह करती ना, फिर वो सबके कवायद जमा करती, फिर उसको आप किसी सॉफ्टवेयर में डालते और निकालते। तो यहाँ पर आपको लगता है कि आप कुछ भी कह दें तो लोग उसको बाय कर लेंगे, कुछ भी कह दें। और वैसे भी हुकूमत से शायद किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करना होता कि वो सच बोल रहे हैं। तो बहरहाल ये जलसे में अफराद जो शरीक थे उनकी तादाद पंजाब हुकूमत ने जारी की है, और ज़ाहिर है बड़ी मज़ाहिया सी ये फिगर है जो उन्होंने दी है। अच्छा, एक और बड़ा मामला चल रहा है और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जी जानबूझ कर जलसे में नहीं पहुँचे, और ये तयशुदा हिकमत अमली थी, क्योंकि पिछली मरतबा जलसे में उन्होंने जो तकरीर की थी उस पर उनकी बहुत सरजनिश हुई थी, तो उन्होंने सोचा इस दफ़ा मैं तकरीर ना ही करूं तो बेहतर है, तो उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली, जान बचा ली। चलिए, अगर आपकी बात मान लें, अली मीन गंडापुर ने आज तो अपनी जान बचा ली, तो उसके बाद उन्होंने कभी तकरीर नहीं करनी, मतलब उनको फिर तकरीर नहीं करनी पड़ेगी, अगला कोई जलसा नहीं होगा, कोई फ़ोरम नहीं मिलेगा जिनको तकरीर करने के लिए। तो ये तो अहमकाना सी बात है कि जी उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली और उन्होंने तकरीर ही नहीं की। तो ये तो अच्छा, ये कहना कि अली मीन गंडापुर का बर वक्त ना पहुंचना तयशुदा हिकमत अमली। सलमान गनी साहब का भी मैं तज्ज़िया सुन रहा था, उन्होंने बल्कि अखबार में भी छपा हुआ है उनका, तो वो कहते हैं कि जी ये तयशुदा हिकमत अमली थी कि वो नहीं पहुंचे। तो भाई अगर रुकावटें खड़ी ना की जाती तो वो पहुंच जाते। जो 6:30 पहुंच सकता है वो 6 बजे भी पहुंच सकता है। अगर उनको काला शकाकू से ना रोका जाता, जगह जगह मोटरवेज़ ना बंद होती तो वो पहुँच जाते। शायद आप ना करते मोटरवेज़ बंद, आप उनको मुश्किल में डालते
आपको लगता था ना कि हुकूमत को लगता था कि भाई अली अमीन गंडापुर जान छुड़ा रहा है, तकरीर नहीं करना चाहता, तो आप तो फैसिलिटेट करते कि इसको हर हाल में तकरीर करनी पड़े ताकि एक्सपोज हो, पता चले कि मुश्किल में है, इसको रोका हुआ है, किसी ने कहीं से रोका गया है और तकरीर नहीं करनी है अली अमीन गंडापुर ने, तो इसको आप तो फैसिलिटेट करते कि भाई ये 5 बजे पहुँचे, 4 बजे पहुँचे, पहुँच के तो वहाँ पर तकरीर करे ताकि एक्सपोज हो। तो झूठ के पाँव नहीं होते, आप कुछ भी कहते चले जाएं, वो होता चला जाएगा। तो ये बहरहाल अब जिसका जी जो चाहे प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैं दोहराऊंगा नहीं, पर रात मैंने काफ़ी इस पर बात कर दी थी कि तहरीक इंसाफ को इस जलसे से क्या कुछ हासिल हुआ है, बहुत कुछ हासिल हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि एक जलसा लाहौर में आपने बग़ैर जो है वो किसी मुश्किल से मुराद के रास्ते तो थे बंद, लेकिन झंडा आप उठा के चल सकते थे, पार्टी का तराना आप लगा सकते थे, और ये तहरीक इंसाफ ने गेन किया है, अचीव किया है 16 महीने के बाद। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा दो तीन चीज़ों पर जलसा कल से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मामला तो उसमें छुपे हुए हैं। काजी फाइज़ साहब कैसा लगता है कि कंट्रोल ख़त्म हो रहा है अपनी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं रहीं, और जब जाने वाला चीफ होता है, ये बात जहन में रखें, किसी भी इदारे का हो, जब इतना करीब रह जाता है जब उसका जाना, तो फिर वो मेहमान तस्वुर किया जाता है, फिर सबकी नज़र आने वाले चीफ जस्टिस पे होती है कि जो आ रहा होता है। तो और वो अगर हिकमत के साथ ना चल रहा हो, अगर वो समझदारी के साथ ना चल रहा हो, तो उसका कंट्रोल ऐसे ही लूज़ होना शुरू होता है जैसे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब का लूज़ हो गया। और ख़ुद उन्होंने इकरार किया है कि भाई उनसे पूछे बगैर एक SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है या नहीं हो रही, ये एक अलग बहस है। लेकिन काजी फाइज़ साहब को लगता है कि ये तो सारा कुछ जो है वो उनके हाथ में ही नहीं रहा, बाला चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। मसलन उन्होंने वजाहत तलब की है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब की है, और उन्होंने कहा है कि मखसूस नशस्तों पर अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान कैसे, 9 सवाल दिए उन्होंने रजिस्ट्रार को, 9 सवाल उनसे पूछे गए हैं कि मखसूस नशस्तों पर अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान कैसे और किसके ऑर्डर पर अपलोड किया गया। ये जो वजाहत दी थी ना पिछले सैटरडे को 8 जजेस की जानिब से वजाहत आई थी, तो वो कहते हैं कि जी 8 जो जजेस की वजाहत है, ये कैसे अक्सरियती बेंच का वजाहती बयान, 8 जजेस का वजाहती बयान जारी कैसे हो गया, किसके ऑर्डर पर अपलोड किया गया उस वेबसाइट पे। फिर कहते हैं इलेक्शन कमीशन और PTA की दरखास्तें कब दायर हुई, जजेस कमेटी में क्यों ना भेजी गई। वो जो 3 रुकनी कमेटी है, अब तो खैर कमेटी में वाह काजी फाइज़ साहब का अब तो अक्सरियत हो गई है, उनको एक स्पेशल वो दिया गया है इख्तियार उनको कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई जज डाल सकते हैं कमेटी में, और उन्होंने मुनीब अख्तर को निकाल के अमीनुद्दीन को डाल दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जस्टिस अमीनुद्दीन, यानी वो सदीक जान कहते हैं कि काजी फाइज़ साहब खुद जो है वो किसी अनदेखे मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर सकते हैं, लेकिन अमीनुद्दीन नहीं कर सकते। यानी बल्कि उनके अल्फाज थे, शायद उन्होंने पता नहीं वीडियो में भी गए नहीं, कल परसों इकट्ठे थे, उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ साहब जो हैं वो खुद को मायूस कर सकते हैं, अमीनुद्दीन उन्हें मायूस नहीं कर सकते, इतना उनके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है। तो अमीनुद्दीन साहब को, मुनीब अख्तर को निकाल के अमीनुद्दीन को रख लिया बेंच में जी, उसमें कमेटी में। अब वो सवाल कर रहे हैं कि जजेस कमेटी में क्यों ना भेजी गई। अच्छा, फिर दरखास्तें, फिर वो कहते हैं कॉज लिस्ट के बगैर ये कैसे फिक्स हो गया मामला। क्या फरीकैन अटर्नी जनरल को नोटिस हुआ, यानी ये वजाहत का जारी करने से पहले। अच्छा, वैसे तो ये खैर अजीब सी बात है भाई, जजेस ने दोबारा समाअत तो करनी नहीं थी। जजेस ने कहा था कि अगर आपको कोई फैसला समझने में मुश्किल पेश आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वजाहत जारी कर देंगे। उनको मुश्किल पेश आई, उन्होंने पूछा, उन्होंने वजाहत जारी कर दी कि हमारे फैसले का ये मतलब है। इसमें दोबारा समाअत होने का क्या मतलब है, इसमें अटर्नी जनरल को क्यों बुलाना था, फ्रीकैन को नोटिस क्यों करने थे भाई, नोटिस होने ही नहीं थे, इसकी कोई री हेयरिंग तो नहीं थी, दोबारा समाअत तो नहीं होनी थी। तो काजी फाइज़ साहब एक गैर मंतकी सी बात कर रहे हैं, अजीब व गरीब बात कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने सवाल किया कि क्या फ्रीकैन को अटर्नी जनरल को नोटिस हुए थे, कमरा अदालत के चैम्बर में क्यों ना सुना गया। सुना गया ही नहीं भाई, सुनना जाना था ही नहीं, ये मामला काबिल, दोबारा इस पर समाअत नहीं होनी थी। एक फ़ैसला आ चुका है, इस फैसले को, ये जो फैसला है इस पर इसकी समझ नहीं आई। उन्होंने समझाया है कि भाई हमारा फैसला ये है, इसमें ना समाअत की ज़रूरत थी, ना इसमें जो है वो वजाहत की ज़रूरत थी, ना आर्गूमेंट्स होने थे, ना अटर्नी जनरल को बुलाया जाना था। वही फैसला था, उसमें कोई नुक्ता समझ नहीं आया तो उसको उन्होंने पूछा और बता दिया गया। कमरा अदालत ये चैम्बर में क्यों ना सुना गया, फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी क्यों नहीं हुई। ये फैसला तो था ही नहीं भाई, क्यों कॉज लिस्ट जारी होती, ये फैसला तो था ही नहीं। लेकिन जजीला असलम सारी ये बातें शायद नहीं कर सकेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो न जाने इसकी क्या वजाहत करेंगे, और शायद वो वही वजाहत करें
जो काजी फैसला चाहते हैं और वो कह दें, हो सकता है कि जी हाँ जी ये तो कानून की और कायदे की और रिवायात की खिलाफ वर्जी की गई है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि जी कमरा अदालत में फ़िक्स क्यों ना किया गया इसको, यानी सुनाने के लिए। ओरिजिनल फ़ाइल और ऑर्डर पहले सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास क्यों ना जमा हुआ। तो ये 9 सवाल जो हैं ये जजीला असलम साहिबा से उन्होंने पूछे हैं और सवाल कर दिए उन्होंने कि जी ये इसकी वजाहत दें, इसका जवाब दें। तो काजी फैसल साहब ने इन सारे सवालों में एक एतराफ़ तो किया है ना जी कि उनका कंट्रोल लूज़ हो रहा है और उनसे पूछे बगैर यह कानून और कायदे की काजी फैसला के बकौल या उनके मुताबिक इसकी खिलाफ वर्जी हुई है, जो रिवायत या कायदा है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। बहरहाल जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि काजी फैसल साहब जो हैं उन्होंने एक अपनी कमेटी, एक हुकूमत ने उनको और इख्तियार दे दिया है कि आप जो कमेटी है वो अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं 3 जजेस की। यानी अगर आपने इख्तियार चीफ जस्टिस को ही दोबारा देना है तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाने की ज़रूरत क्या है, फिर आप ख़त्म कर दें इसको। फिर कहें नहीं काजी फैसल ही मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं, वही कह लें। तो फिर आप उनको इख्तियार भी देने के अपनी मर्ज़ी की कमेटी बना दो। तो जब उन्होंने कमेटी अपनी मर्ज़ी की बनानी है तो फिर इस कमेटी का मकसद ही क्या है। अच्छा, बहरहाल पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उन्होंने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से ये जो कमेटी का इख्तियार दिया गया है इसको चीफ जस्टिस को इख्तियार देने के अमल पर अपने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अगेन तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान किया है या कहा है कि वो चला सकते हैं। और कहा गया है कि ऑर्डिनेंस गैर मुनासिब है, जमहूरी रिवायात के ख़िलाफ़ है, इस तरह का ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। तो वकला तंजीमें भी इस पर इकट्ठी हैं और उनका भी ख्याल है। तो काजी फैसल साहब पर दबाव बढ़ रहा है, वो इस दबाव को कबूल करें या ना करें, उनको बस एक ही धुन सवार है कि उनको 3 साल और चाहिए, 3 साल बेबी को और चाहिए और उन्हें 3 साल बस किसी भी तरह से उनको जो है ना वो बच्चे को जैसे ज़िद आ जाती है ना वैसे उनको ज़िद आ गई है, इसलिए मैंने बेबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और गलत ना समझिएगा। तो वो जैसे बच्चा ज़िद कर जाता है ना कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए, ऐसे एक फ़ाइज़ ईसा साहब को 3 साल चाहिए किसी भी तरह से। तो वो उनको ये ना रिवायात की खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है, ना कानून की खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है, ना उनको इसमें कोई और चीज़ नज़र आ रही है, बस वो लगे हुए अपनी धुन में और उनको। लेकिन बहरहाल मैं आपको बताऊं कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया, सूरत हाल ऐसी ही बनती चली आ रही है, क्योंकि बहुत ग्रेव वायलेशन करनी पड़ेगी हुकूमत को अगर काजी फैसल को एक्सटेंशन देनी है। तो बस वो फिर वही है कि मिट्टी उठा के आंखों में डालनी पड़ेगी और ज़बरदस्ती का कुछ करके और फैसल को जो है ना वो बनाना पड़ेगा इस अदालत का या उस अदालत का, जिसका भी चीफ बहरहाल वो देना चाहिए पड़ेगा। अच्छा जी, अब देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक और वादा डाली हुकूमत के साथ मिलके। जैसे मैंने कहा ना कि हुकूमत अब लगी हुई है कानून और आइन को बालाए ताक रखते हुए। अब हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन को चूँकि स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा था और कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की कतन ज़रूरत नहीं है, आपको ये इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए, कतन का आपको ज़रूरत नहीं है, ये कहा गया था उन्हें। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जिन 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, वो भी वापस ले लिया। वो 41 को तो किया नहीं, हालांकि वजाहत आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की 41 के हवाले से कि भाई इनको उन्होंने जिस पार्टी का सर्टिफिकेट दिया ये उसी के मेंबर है, ये वजाहत आ चुकी है। लेकिन उन्होंने वो 41 तो छोड़, वो जो 39 पहले पीटीआई के नोटिफाई किए थे उन 39 को भी वापस उन्हें इत्तेहाद काउंसिल में शामिल कर दिया है। और बुनियाद किसको बनाया है? बुनियाद बनाया है जी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त को। यानी वो होता ना कहना यार तू बस मेरे ते पा दे, मैं अगे वेख लाँगा आप ही, तू मेरे ते पा दे। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पर डाल दिया। अब स्पीकर जो हैं वो अब नए पंगे में डाल देंगे और चूंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगी हाँ भाई स्पीकर के फैसले को कलअदम नहीं किया, जब उसको इंटरफेयर नहीं किया जा सकता। हालांकि कासिम सूरी की रूलिंग पर तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था रात को 12 बजे अदालत खोल के। तो यहाँ पर जो है वो चूंकि एक फिक्स मैच चल रहा है तो स्पीकर ने अपने सर पे ले लिया है और स्पीकर जाने और स्पीकर साहब समझते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाने। तो मुझे तो चूंकि मैं एक ऐसे आईनी ओहदे पर बैठा हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो बस ठीक है मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो स्पीकर के लेटर को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने 80 के 80 लोगों को दोबारा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डिक्लेयर कर दिया कि जी ये चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं इसलिए ये पीटीआई के डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। ये खेल खेला जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ जो आईनी तरामीम आ रही हैं, अच्छा आईनी तरामीम जो हैं वो अब कोशिश तो हुकूमत की है सो पास कराए, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी का किरदार बड़ा दिलचस्प हो गया। पीपल्स पार्टी ने देखा कि जब आईनी तरामीम नहीं पास हो पाई तो उन्होंने फ़ौरन पार्टी बदलने का फ़ैसला किया कि हम तो थे ही नहीं। यानी वो होता है ना कि बाजी डर गई वाली बात, कि ठीक है चांस लगाया लग गया तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं कि बाजी डर गई। तो यही पीपल्स पार्टी कह रही है बाजी डर गई। क्यों?
क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि जी ये जो तरामीम है ये करना मजबूरी है। बिलावल साहब ने कामरान मुर्तज़ा से कहा मजबूरी है, करनी पड़ेंगी, हम क्या कर सकते हैं। अब गवर्नर क्या कह रहे हैं, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस मेरिट पर बनना चाहिए, जाने वाले को तौसीह ना दें, मेरिट पर बनाएं चीफ जस्टिस। वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म का ये काम नहीं कि 4-5 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बना दें। सुभान अल्लाह, अभी आईनी तरामीम कराते फिर रहे थे और आईनी तरामीम में ये सब हो रहा था, 3 के जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाना था। तो कहते हैं वज़ीर आज़म का ये काम नहीं है कि 4-5 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बना दें। तारीख गवाह है कि जब ऐसा हुआ तो सियासतदानों को जूते ही पड़े। ये गवर्नर जो हैं सदर से मिलने के बाद, सदर आसिफ जरदारी से मिलने के बाद इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं सरदार सलीम हैदर। और ये जो इन्होंने, और फिर इन्होंने नहीं सिर्फ, अभी पिछले दिनों फारूक नाइक भी कह रहे थे, जब मौलाना फजल रहमान ने मुकम्मल इनकार कर दिया, फारूक नाइक ने कहा कि जी ये जो पैकेज आ रहा था हमने तो उसका मुसवदा देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है मुसवदा क्या है। तो फ़ौरन पीपल्स पार्टी ने अपनी लाइन बदल ली है, अपनी साइड बदल ली है, और फिर बदल लेंगे दोबारा, कोई मसला नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो वक्फ़ा पड़ा है तो पीपल्स पार्टी को लगा कि खामखा की बदनामी क्यों मोल लें, जब तरामीम हुई नहीं है तो हम भी जंप मार के इस साइड पे खड़े हो जाते हैं, दूसरी साइड पे लकीर के। तो ये पीपल्स पार्टी खेल खेलने की कोशिश कर रही है, मगर मेरा ख्याल है लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोगों को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, आखिरी बात यह है कि जमात इस्लामी के दिन पूरे हो गए हैं, वो जो उन्होंने 45 दिन का कितने दिन का मुआहिदा किया था, 40 दिन का या 45 दिन का हुकूमत के साथ, और कहा था कि जी हुकूमत ने कहा था हम आपको रिलीफ देंगे, बिजली के बिल कम करेंगे, टैक्सों में छूट देंगे, तनख्वाहदार तबके के टैक्सों में कमी करेंगे, वो एक मुआहिदा लिखा था। अब मैं उस वक्त मुसलसल कह रहा था, मुझे कुछ दोस्तों ने फ़ोन भी किए तुम जाती कर रहे हो जमात इस्लामी के साथ, कि मेरा मौक़िफ़ ये था कि जमात इस्लामी फिक्स गेम खेल रही है। मैंने ढके छुपे लफ्ज़ों में कहा था या किसी चलन तरीके से कहा था कि जमात इस्लामी, और मैं मुआहिदा होने से पहले मुसलसल कह रहा था जमात इस्लामी भाग नहीं सकती, अब इसको बिल कम करा के उठना पड़ेगा, वरना ये समझा जाएगा कि जमात इस्लामी ने फ़िक्स मैच खेला है। क्यों? क्योंकि ये वो महीने थे, 2-3 महीने जो हुकूमत के मुश्किल तरीन महीने थे। इन महीनों में पिछले साल लोग सड़कों पर निकले थे और उन्होंने अपने बिल खुद कम कराए थे हुकूमत को दबाव में लाकर। अब जमात इस्लामी ने लोगों के जज्बात की तर्जुमानी की, उनका कैथारसिस हो गया, जाके बैठ गए और कहा गया जी हम आपको रिलीफ दिला के देंगे, टेंशन नहीं लेनी, आपको सड़कों पर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिल जलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्केटें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना आपके लिए रिलीफ दिलाने के लिए। लोगों ने कहा ठीक है जी, जमात इस्लामी हमारे जज्बात की तर्जुमानी कर रही है, बिल सस्ते करा के देंगे, धरना दे दिया, हाफिज़ साहब तो उठेंगे नहीं। वो 2 महीने जो है वो 40 दिन का मुआहिदा करा लिया, लोगों को जो है वो एक होप दे दी, और गर्मियों के दिन निकल गए और लोग बेचारे अपने मुश्किल बिल जो हैं वो उन्होंने अदा कर दिए। उधर से ड्रामा हो गया 14 रुपये यूनिट के रिलीफ वाला, जो मिला भी नहीं। तो जमात इस्लामी ने ये खेल खेला लोगों के जज्बात के साथ। हुकूमत ने, यानी पंजाबी में कहते हैं यार ज़रा मेरे औखे दिन थे कटा दे, तो जमात इस्लामी ने कटा दिए औखे दिन, और अब वो फरमा रहे हैं कि जी हमारा दिन पूरे हो गए, हमारा मुआहिदे का वक्त ख़त्म हो गया है, कल ख़त्म हो गया, और हड़ताल और बिजली के बिल ना देने पर अब हम गौर करेंगे। हम गौर करेंगे कि हमने हड़ताल करनी है कि नहीं, हम गौर करेंगे कि बिजली के बिल देने के नहीं। और बिजली के बिलों पर वो कहते हैं जो वसूली हो रही है वो सिर्फ उतनी होनी चाहिए जितनी कंपनियों से उतनी बिजली ली जाए जितनी वसूली की जा रही है, कंपनियों से ज़्यादा बिजली ना ली जाए। और पेट्रोल पर वो कहते हैं भारी टैक्स और जो ज़ायद लेवी है वो भी कबूल नहीं है। तो आपके कबूल करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है हाफिज़ साहब, आपने जो खेल खेलना था वो तो कौम के साथ खेल दिया है। तो ये है जी, बहरहाल अब चीज़ें कुछ बाकी बातें अगले वीलॉग में होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।